यानी कि मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री के गाड़ी से भी कम जो है मुसलमानों का आम बजट दिया। प्रधानमंत्री के गाड़ी से ज्यादा कम हो गया मुसलमानों का पूरा सालाना बजट 2023-24 का। देखिए, वो तो एक मैसेज देना चाह रहे हैं ना मुसलमान पे टारगेट करके। आप मुसलमान के खिलाफ बोल के ही तो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। आप अगर हिटलर के ज़माने के जर्मनी को पढ़िएगा तो वहाँ भी शिक्षे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो बर्बाद हो रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, बेरोज़गारी थी, महंगाई बहुत थी, लोग परेशान थे, मगर वहाँ भी राष्ट्रवाद था यहूदियों के ख़िलाफ़, तो उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही थी। मगर एक समय आता है जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो मैं तो जुल्मो सितम की इंतहा हो गई है, तो निराशा तो बहुत दिनों से चली आ रही है। तो निराशा पे निराशा है, उसके लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, दिमाग से लोकतंत्र में वोट से छोड़ देने की ज़रूरत है, कॉम्परेटिव एनालिसिस करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था अपने लोगों को कि शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। तो ये जो आइडियोलॉजी है ना, जो सिद्धांत था आरएसएस का और बीजेपी का, ये एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए एजुकेशन का बजट कम हो गया। ये बजट कम होगा हेल्थ में, तभी तो प्राइवेट जो प्लेयर हैं वो आएंगे और बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, और गरीब परिवार का सदस्य जब उनके अस्पताल में जाएगा, मौत होने के बाद भी उसका खेत बेचवा के उससे पैसा लेंगे और सरकार का कोई काम नहीं। सोचिए कि ताश के पत्ते पर खड़ा हुआ साम्राज्य वो बिखर रहा है। इससे तमाम भारतवर्ष के जो आम नागरिक हैं उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वही बर्बाद हो रहा है। चाहे एलआईसी का 18,000 करोड़ का नुकसान हो, एलआईसी के इतिहास में पहली बार हुआ पत्रकार महोदय, एक हफ्ते में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एसबीआई बुरे हाल में फंसा हुआ है। तो देखिए इनसे नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। जिस तरह से जो है कल 2 दिन हो गया बजट को, और बजट पास होने के साथ ही साथ कई सारी निराशाएं। जिस तरह से इस बजट को अमृत काल के तौर पर जो है भाजपा के तमाम बड़े लीडर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सच्चाई उससे पड़े है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन का बजट काटा गया, हेल्थ का बजट काटा गया, और सबसे दुखद ये है कि जिसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ लगातार भाजपा कहती है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, उसमें भी जो 160 करोड़ का मुसलमानों का एजुकेशन का बजट था उसको काटकर सिर्फ 10 करोड़ का कर दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 करोड़ की गाड़ियां में चलते हैं, मगर मुसलमानों का पूरा बजट जो है एजुकेशन का बजट सिर्फ 10 करोड़ है। यह बहुत चिंताजनक। हालांकि प्रधानमंत्री पसमानदा की बात आप कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट भी चाहिए, मगर बजट सिर्फ 10 करोड़ का देंगे। उमर खान साहब है, झारखंड के माइनॉरिटी के प्रभारी है और बिहार से आते हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी लगातार चले। उमर जी, इस पूरे बजट को जब आपने देखा तो निराशा रही या अफसोस रहा, या ये रहा कि मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कोई भी जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो खत्म हो रहा है? देखिए, जिस तरह की सियासत है ना, वो तो मुसलमानों के खिलाफ ही सारी पॉलिटिक्स करते हैं। उसी लाइन पर वो जो नैरेटिव है ना, उसी नैरेटिव को फिक्स करके इनको वोट मिलता है, क्योंकि पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेलफेयर गवर्नमेंट, तो वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? समाज का उत्थान कैसे हो सकता है? समाज का उत्थान बिना शिक्षा के नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था अपने लोगों को कि शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। तो ये जो आइडियोलॉजी है ना, जो सिद्धांत था आरएसएस का और बीजेपी का, ये एजुकेशन के खिलाफ हैं। इसलिए एजुकेशन का बजट कम हो गया। ये क्रोनी कैपिटलिज्म को डेवलप करके चंद लोगों को हर सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट करा के भारत की संपत्ति को बेच रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट का बजट कम होगा हेल्थ में, तभी तो प्राइवेट जो प्लेयर हैं वो आएंगे और बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, और गरीब परिवार का सदस्य जब उनके अस्पताल में जाएगा, मौत होने के बाद भी उसका खेत बेचवा के उससे पैसा लेंगे और सरकार का कोई काम नहीं। तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो संविधान में प्रावधान है आम नागरिकों के लिए, या जो बेसिक मूल्य हैं संविधान के, उसी पर वार हो रहा है। इसी के लिए तो संघर्ष कर रहे थे। जो अमृत काल की बात करते हैं हमारे नेता राहुल जी ने कहा, तो मित्र काल वाला बजट है। मित्रों को टारगेट करके उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बजट है। और आप देखिए, इसी तरह के बजट से आज हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जो दुनिया में चौथे नंबर पर थे, आज 16वें नंबर पर आ गए। 17वां हो गया, 17वां नंबर हो गया। धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो आप सोचिए कि ताश के पत्ते पर खड़ा हुआ साम्राज्य वो बिखर रहा है। इससे तमाम भारतवर्ष के जो आम नागरिक हैं उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वही बर्बाद हो रहा है। चाहे एलआईसी का 18,000 करोड़ का नुकसान हो, एलआईसी के इतिहास में पहली बार हुआ पत्रकार महोदय, एक हफ्ते में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एसबीआई बुरे हाल में फंसा हुआ है। तो देखिए, इनसे एजुकेशन के बारे में बात ही ना कीजिए। और ख़ासकर जो माइनॉरिटी
के बारे में आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों के एजुकेशन का या उनके वेलफेयर की स्कीम्स के जो बजट को कम किया है, ये जो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये अपने मित्रों का सिर्फ साथ देते हैं। भारतवर्ष के समाज के हर वर्ग के लोगों के खिलाफ ये सरकार कार्य कर रही है और बिल्कुल समाज के हर वर्ग का लोग का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। खाई बहुत बड़ी हो गई है। आप देखिए 1% लोगों के पास भारत की 40% संपत्ति हो गई है। तो भारत कहाँ जा रहा है? लड़ाई। अच्छा, जैसे मतलब मुसलमानों का ये हाल हो गया कि प्रधानमंत्री के गाड़ी से भी कम बजट मुसलमानों को, ओवरऑल 22 करोड़ मुसलमानों को या 15 करोड़ मुसलमानों को, या अलग अलग आंकड़े अलग अलग बताते, तो क्या प्रधानमंत्री के गाड़ी से ज़्यादा कम हो गया मुसलमानों का पूरा सालाना बजट 2023-24 का? देखिए वो तो एक मैसेज देना चाह रहे हैं ना मुसलमान पे टारगेट करके। आप मुसलमान के खिलाफ बोल के ही तो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। आप अगर हिटलर के ज़माने के जर्मनी को पढ़िएगा तो वहाँ भी शिक्षे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो बर्बाद हो रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, बेरोज़गारी थी, महंगाई बहुत थी, लोग परेशान थे, मगर वहाँ भी राष्ट्रवाद था यहूदियों के ख़िलाफ़, तो उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही थी। मगर एक समय आता है जब सत्ता का परिवर्तन होता है, तो मैं तो बार बार अपने वक्तव्य में कहता हूँ कि हम तो चाहते हैं भारतवर्ष के नौजवानों को, किसानों को, सबको देश की राजनीति मुद्दे पे करो, शिक्षा की बात करो, रोज़गार की बात करो, किसान को न्याय की बात करो, गरीब की बात करो, तभी भारतवर्ष का पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि पिछले 8 साल में भारत इकोनॉमिकली भी बहुत बुरे हाल में है, कर्ज बहुत बढ़ा हुआ है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बजट है, ये तो आप पत्रकार महोदय आप इसको समझिए कि इनकी जो पॉलिसी बनती है वो तो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए इस तरह की पॉलिसी बनती है, आम नागरिकों के लिए तो कुछ है नहीं। तो मुसलमान के अपलिफ्टमेंट की बात करने वाले लोग फिर मुसलमान को नीचे ढकेल रहे हैं। ये मुसलमान का अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे? मुसलमान, एक बात मुझे बताइए, मुसलमान इस मुल्क में रहा पार्टीशन के बाद कांग्रेस की विचारधारा को मानते हुए, मौलाना आज़ाद के वक्त वो गांधी, वो पंडित नेहरू के विजन को देखते हुए। कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा, 47 के बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ, मुझे इस बात का मुझे याद है, मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 85 में गया था, 92 में मैंने वहाँ से मास्टर्स किया था, तो नेहरू जी की देन थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगती थी। इतनी फैसिलिटी दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भेदभाव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा प्रोग्रेसिव विचारधारा है। वो समाज के हर वर्ग को उसका ड्यू देती है और उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है। इनकी जो विचारधारा है, इन्होंने एक चीज़ को समझिए कि ये संविधान है अपना, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसकी जो आत्मा है, तो जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था और 1950 26 जनवरी में जब संविधान लागू हुआ था, तो उसका जो प्रियम्बल था वो क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ये तो 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने किया, जो सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक किया। तो सोशलिज्म पर भी वार है और सेकुलर फैब्रिक पर भी वार है। 7 लाख रुपए तक नो मतलब टैक्स है। फिर दूसरी तरफ एक दिखाया जा रहा है कि 3 से 5-6 लाख रुपए तक इतना 5%, 6 से 10 लाख पर 8%, 15%, 10%। तो ये 7 लाख का तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, और पूरा पीटा जा रहा है कि 7%। मगर 7%, जो 7 लाख पर नो टैक्स है, वो उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए है जो NRI मतलब नहीं है, मगर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनके लिए है। तो ये तमाम चीजें जो कर रही, तो कांग्रेस किस तरह से देखती? देखिए एक बात आपको बताएं, 26 करोड़ भारत में जो लोग रहते हैं, उनकी आमदनी 10,000 रुपया प्रति मंथ से कम है। तो साल में कितनी आमदनी हुई? 1,20,000। तो कहाँ टैक्स? तो 7 लाख पहले कमाना होगा ना उसके लिए। तो 7 लाख कमाने का जो कमाई थी उसको भी तो ख़त्म कर दिया है आपने। आमदनी का स्रोत ख़त्म हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोलैप्स कर गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो चुनिंदे लोग हैं, उन्हीं के पास पूरे भारत की संपत्ति बेची जा रही है। आप पत्रकार जी, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत की संपत्ति को बेच रहे हैं, कंपनीज को बेच रहे हैं, सरकारी। आज तक इतिहास में भारत की आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने निर्माण किया था, ये बेच रहे हैं। तो इसलिए इनसे एक्सपेक्टेशन हमारा नहीं है। इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग अपने नेता के साथ चल रहे थे। हम तो आप लोग का धन्यवाद देते हैं और हमेशा दिया कि आप ही जैसे लोग हैं जो हमारी आवाज़ को, मेन मुद्दे को
लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कवर ही नहीं किया ना भाई। तो जब ये आप एक चीज़ है कि आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मगर जब आपने 10 करोड़ वाली बजट की बात सुनी तो कैसा निराशा रहा, कितना हताश हुए और कितनी मायूसी सादगी देखी आप? देखिए, जुल्म सितम की इंतहा हो गई है, तो निराशा तो बहुत दिनों से चली आ रही है। तो निराशा पे निराशा है, उसके लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, दिमाग से लोकतंत्र में वोट से छोड़ देने की ज़रूरत है। कॉम्परेटिव एनालिसिस करना चाहिए कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हम कहाँ तक पहुँचे थे और पिछले 8 साल में हम कहाँ पहुँच गए। ये तो इनकी पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल की। अब मुसलमानों के बीच में ये पसमंदा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि हम जैसे लोग जब समाज के बीच में जाएंगे तो ये हमारी कम्युनिटी में कोई बाल बांका नहीं होने देंगे, ये जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं। इसलिए देखिए, इन चीज़ों पे चर्चा आज तमाम चैनल्स पे होना चाहिए था। अडानी के साम्राज्य पे, हिडनबर्ग पर होना चाहिए था कि जिसने 80 सवाल किया, 60 का जवाब भेजा है अडानी ने। जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको कहाँ। आप मुझे बताइए, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए लोन लेने की ज़रूरत है, मैं बैंक में अपना पेपर जमा करूँ, 3 साल की बैलेंस शीट, उसके बाद भी हमको सिक्योरिटी में अपनी प्रॉपर्टी देना पड़ता है। फेक बैलेंस शीट पे शेल कंपनी, कितनी शेल कंपनी के बारे में हिडनबर्ग ने लिखा है, उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। आप लोगों का दायित्व बनता है चौथा स्तंभ बन के इस चीज़ को उजागर कीजिए। आम जनता जब जागेगी, नौजवान जागेगा, ये जो अफीम चटाई है धर्म की, वो जब तक ख़त्म नहीं होगी, जात और धर्म की सियासत जब तक ख़त्म नहीं होगी, मुल्क मुद्दे पे पॉलिटिक्स नहीं होगी, तब तक मुल्क बर्बाद होगा। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने इतना लंबा संघर्ष किया है, और हम लोगों को इस बात का यकीन है आने वाले वक्त में तब्दीली आएगी और भारत फिर से सुंदर होगा। तो जिस तरह से लगातार देश भर में इस बजट के नाम पर हाहाकार मचाया जा रहा है और भाजपा का एक वर्ग जो है इसे आम तरीके से कह रहा है कि आम लोगों का बजट है, मगर हकीकत में जिस मुसलमानों के साथ पसमानदा शब्द जोड़कर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोटों की राजनीति कर रहे हैं, उस पर बड़ा जो है आंकड़ा दिख रहा है। 2021-22 का जब आप देखेंगे तो वहां पर 160 करोड़ रुपए जो है मुसलमानों के बजट के लिए, एजुकेशन के बजट के लिए, मगर 2022-23 में वो सिर्फ और सिर्फ जो है 10 करोड़ का बजट दिया गया और उसमें 93% का कट ऑफ किया गया। यानी कि मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री के गाड़ी से भी कम जो है मुसलमानों का आम बजट दिया गया, और जो कहीं ना कहीं मतलब चिंताजनक है। और भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के लिए शायद शुभ चिंतक हो, मगर मुसलमानों के लिए चिंताजनक है कि किस तरह से एक जगह जो है सचर कमेटी की रिपोर्ट पर लगातार प्रधानमंत्री हालांकि कांग्रेस पर हमलावर रहती है, मगर हकीकत उससे बिल्कुल इतर है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।